आइए बच्चों, आज हम लोग मैथ्स के अंदर 11th क्लास का एक चैप्टर शुरू करते हैं जिसे हम लोग सेट थ्योरी के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे हम लोग समुच्चय कहते हैं। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन टू द सेट थ्योरी या सेट्स। ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स। तो दिस इज द पार्ट ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स और यहाँ से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर बनते हैं। तो आई विल कवर दिस वीडियो कंप्लीट चैप्टर इन सिंगल वीडियो। इस वाली वीडियो में मैं इस चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स कवर कर दूंगा। तो आप शुरू से लेकर के आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा और इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आइए भाई, द फंडामेंटल रूल्स क्या है? अ सेट मस्ट बी वेल डिफाइंड। देखो, कहा जा रहा है कि जो समुच्चय है ना या जो सेट है, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। आगे चल करके हम लोग वेल डिफाइंड का मतलब भी समझेंगे कि वेल डिफाइंड का जो मतलब होता है वो क्या होता है। अभी हम डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट इफ इट इज वेल डिफाइंड। बाय वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट वी मीन दैट गिवन अ सेट and an object, it must be possible to decide without ambiguizing where or not the object belong to the set. The object in set are called its member or elements. मैं सीधी सीधी बात ये बोल रहा हूं कि set is the collection of distinct and distinguished elements या वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। वेल डिफाइंड को हम लोग धीरे धीरे करके समझने का कोशिश करेंगे। यहां पर देखिए, ये एक सेट है रीजन। आप देख रहे हैं एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड के अंदर एक स्फीयर रखा हुआ है, ये आपका एक पिरामिड रखा हुआ है एंड ये आपका क्या है? अगेन एक क्यूबॉइड है। यहां पर दिस इज नॉट ए सेट। रीजन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसमें क्या है, मतलब दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड है इसलिए सेट है एंड ये वेल डिफाइंड नहीं है इसीलिए ये आपका सेट नहीं होगा। थोड़ी सी अपनी बात को हम लोग और बढ़ाएं। द क्लैरिटी टेस्ट, व्हाट मेक्स ए कलेक्शन ऑफ अ सेट। तो ये आपके सेट्स हैं और ये सारे के सारे आपके सेट नहीं हैं। जैसे मैंने बोल दिया क्लियर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है? द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। एक बार बताओ, वेल डिफाइंड है कि नहीं? अगर मैं बोलूं कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल्स का कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है कि नहीं? आप बोलेंगे यस सर। कैसे भाई? ए ई आई ओ यू, यही तो आपके वॉवेल्स होते हैं और ये वॉवेल्स आपके क्या हैं? तो आप बोलेंगे दीज आर वेल डिफाइंड। फिर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर के 10 तक का नेचुरल नंबर। क्या मतलब हो गया भाई? अगर 1 to 10 नेचुरल नंबर की बात करोगे तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर या ये आपके प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन है। द कलेक्शन ऑफ प्लेन्स इन आवर सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, तो आपके टोटल जितने 9 प्लैनेट्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं, आप इनके बारे में जानते हैं। अब आपसे कहता है ये एक सेट नहीं है। जैसे द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास, किसी क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन। अच्छा, आप बता सकते हो क्या कि कौन कौन से स्टूडेंट इंटेलिजेंट है? हो सकता है उस क्लास में साम्यक इंटेलिजेंट हो, अद्वैत इंटेलिजेंट हो, उस क्लास में दक्षेश इंटेलिजेंट हो, उस क्लास में राम इंटेलिजेंट हो। मतलब आप ये क्लियर थोड़ी बोल सकते हैं कि दिस इज द पर्टिकुलर स्टूडेंट हु इज इंटेलिजेंट। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो इंटेलिजेंट हो। अब चूंकि उनका नाम तो लिखा नहीं गया है इसलिए हम बोलेंगे कि सर ये वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड ना होने की वजह से मैं बोलूंगा दिस इज नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज, मैं आपसे बोलूं कि भाई हैंडसम बॉयज का कलेक्शन, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं हैंडसम। पार्टिकुलर अगर किसी बच्चे की बात करें और उसमें 10-20 बच्चों का नाम लिख दिया जाए, दैट इज सेट। लेकिन अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज, आप जब देश में खोजने के लिए निकलेंगे तो बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। हो सकता है मैं उस बच्चे के बारे में ना बोल रहा हूं लेकिन वो भी हैंडसम निकले। तो वेल डिफाइंड थोड़ी है कि हैंडसम बोल दिया तो हैंडसम से हम किसी चीज को डिफाइन कर सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं सर। द कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड प्लेयर्स, अब बताओ अगर मैंने ये बोल दिया टैलेंटेड प्लेयर, आप किसका नाम लीजिएगा? हो सकता है आप किसी का नाम ना ले रहे हैं, वो भी टैलेंटेड प्लेयर हो। तो जब तक हमें वेल डिफाइन नहीं किया जाएगा, बताया नहीं जाएगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सर दिस इज द सेट और दिस इज द नॉट सेट, ये सेट है या ये सेट नहीं है। अब स्पीकिंग द लैंग्वेज कोऑर्डिनेशन एंड सिंबल्स, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग थोड़ा सा सिंबल्स के बारे में समझेंगे।
एक इंटरफ्रंट नेमिंग सेट्स, यूज कैपिटल लेटर्स, फॉर एग्जांपल ए बी सी एक्स पी। हम लोग कभी भी सेट को लिखने के लिए इस तरीके के लेटर्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेमिंग एलिमेंट्स यूज लोअर केस लेटर्स, फॉर एग्जांपल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एक्स एंड सो ऑन। इन क्लोजिंग सेट्स यूज करली ब्रैकेट। अगर मुझे कभी इनक्लोजिंग सेट लिखना है तो उसके लिए हम लोग करली ब्रैकेट का यूज करते हैं। द बिलोंग्स टू सिंबल implies means it is an element of or belong to any set. The does not belong to symbol is does not. इसका क्या मतलब होता है, does not होता है। इसका मतलब ये कोई एलिमेंट है जो इस सेट में नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या समझाया गया, एक मैंने सेट ए ले लिया जिसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं। आपसे कहता है 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल। फिर आपसे कहता है कि 1 2 3 आपका सेट है, 4 बिलोंग्स टू ए। सर कोई एलिमेंट ही नहीं है 4 जो सेट ए में है, इसलिए मैं बोलूंगा कि 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जो आपका 4 है ये सेट ए को बिलोंग नहीं करता है। दिस इज सेट ए। तो ये वाला क्या हो गया, दिस इज नॉट राइट एंड दिस इज राइट। आगे बढ़ते हैं। टू वेज टू राइट अ सेट। किसी भी सेट को लिखने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, 11th क्लास में आप इसे सीखते हैं। There are two primary methods for representing the elements of set. पहला होता है रोस्टर मेथड और दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड क्या कहता है, आल्सो लिस्टिंग मेथड, टैबुलर मेथड, यू एक्सप्लेन लिस्ट एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन करली ब्रैकेट्स। जानते हो जब भी हम किसी भी एलिमेंट्स के ग्रुप को करली ब्रैकेट के अंदर उठा करके रख देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेट बिल्डर मेथड, रोस्टर मेथड कहते हैं। और जब कभी भी बात की जाती है किसकी, सेट बिल्डर मेथड की, तो दिस इज आल्सो नोन एज प्रॉपर्टी मेथड। इसको हम लोग प्रॉपर्टी मेथड के भी नाम से जानते हैं। कौन से मेथड से, दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है ना। इसमें जो भी सेट्स के एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होते हैं, तो इसे हम लोग प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि ए इज अ सेट एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। अगर मुझे एक सेट लिखना है किसका, नेचुरल नंबर का, जिसमें जो नंबर्स हैं वो लेस देन 6 हैं, तो आप कैसे लिखते हो, आप ऐसे लिख देते हैं ए इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखते हैं ए इज इक्वल टू 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो आपने देख लिया इसको हमने कैसे लिखा, हमने कहा ए इज अ सेट, एक मैंने एलिमेंट कोई उठाया x सच दैट, मैंने क्या कहा, x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे होना चाहिए। और आपसे कहता है इट्स वैल्यू मस्ट बी लेस देन 6, इसका जो मान है वो 6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो बेसिकली किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास दो तरीका होता है, एक रोस्टर मेथड होता है और एक सेट बिल्डर मेथड होता है। सेट बिल्डर मेथड में मैं प्रॉपर्टी के हिसाब से किसी भी डेफिनेशन को या किसी भी सेट को डिफाइन करता हूं, और यहां पर अगर मुझे सेट को डिफाइन करना होता है तो सेट को डिफाइन करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करके डिफाइन करते हैं। आइए भाई, इसके बाद में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं अबाउट सेट बिल्डर मेथड। जैसे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट पी एक्स, यहां पर जो px है, द प्रॉपर्टी px इज ट्रू फॉर x। आपसे कहता है कि यहां पर जो भी आप लिखिएगा वो क्या लिखिएगा, एक ऐसी बात लिखिएगा जो x को क्या करता हो, फॉलो करता हो, या ये x को हैंडल करता हो। ए क्या है, द नेम ऑफ द सेट, यहां पर इसका मतलब क्या है, रीड एज द सेट ऑफ, और इसका मतलब क्या होता है, सच दैट, या इसे हम लोग और बोलते हैं, ठीक है। So a is equal to x such that px is read allowed us a is the set of all elements x such that x satisfied property p। ये क्या कहता है, एक ऐसा सेट है जिसमें x एलिमेंट है और x एलिमेंट इस वाली प्रॉपर्टी को, इस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। एग्जाम्पल, एक मैंने v सेट लिखा है x
सच दैट एक्स इज वाबल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। मैंने क्या कहा, वी एक सेट है, और इस वी सेट को बताने के लिए क्या कहा, एक्स सच दैट एक्स इज अल्फाबेट विच इज वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमने कहा साहब ए से लेकर के जेड तक लिख लेते हैं, लेकिन इस वी सेट में कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, तो आप बोलेंगे ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा और यू आएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग सेट बिल्डर मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रोस्टर मेथड को आपने देख ही लिया। रोस्टर मेथड में हम लोग करली ब्रैकेट का यूज करके लिखते हैं, और सेट बिल्डर मेथड में हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं। ठीक है, कहता है कि राइट सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब क्या होता है, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स इन रोस्टर फॉर्म। नोट, जेड रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जो जेड है ना, ये सारे के सारे इंटीजर के सेट को रिप्रेजेंट करता है। द थिंकिंग प्रोसेस, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप ऐसे समझो, आइडेंटिफाई द रूल। कैसे, द प्रॉपर्टी इज एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4। फिर आइडेंटिफाई द डोमेन, द एलिमेंट x मस्ट बी इंटीजर, x बिलोंग्स टू z। फाइंड द एलिमेंट which integers when squared are less than or equal to 4, these are। आप देखो भाई, -2 का स्क्वायर करिएगा तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 4। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। एंड 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो जब मैं बोलूंगा कि भाई एक बार बताओ लिस्ट देम, अब इन सारे एलिमेंट को अगर मैं करली ब्रैकेट के अंदर रख दूंगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, रोस्टर मेथड हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, -2 -1 0 1 2। आप सोच रहे होंगे, एक बार बताइए ये -3 को क्यों नहीं लिया जा रहा है, सर जब मैं -3 का स्क्वायर करता हूं दिस इज +9 एंड इट इज ग्रेटर देन 4 विच डिस्कार्ड आवर प्रॉपर्टी। और जब मैं 3 की बात करता हूं तो 3 स्क्वायर इज 9, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 4, इट आल्सो डिस्कार्ड आवर प्रॉपर्टी। इसलिए सर ये वाला भी नहीं लिया जाएगा और ये वाला भी आपका नहीं लिया जाएगा। एग्री करते हो आप मेरी बात से, आप बोलेंगे जी सर। आइए हम लोग अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्लासिफाइंग बाई साइज, फाइनाइट वीएस या वर्सेस इनफाइनाइट सेट। अब आप देखिए सबसे पहले फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, अ सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग इट्स एलिमेंट श्योरली कम्स टू एन एंड। जैसे जब मैं एलिमेंट्स की संख्या को काउंट करूं तो वो एंड की तरफ चला जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। जैसे ये देखो एक मोतियों की माला बनाई गई है, तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और यहां पर खत्म कर रहा हूं, इसलिए ये आपका क्या है, एक फाइनाइट सेट है। एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू AEIOU अल्फाबेट का सेट है। एग्जाम्पल 2 लिख रहा हूं, बी इज इक्वल टू -3 and 13, दिस इज ऑल्सो सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर का सेट है और इसमें 2 एलिमेंट है, तो मैं बोलूंगा ये भी आपका क्या है, फाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट, a set in which the process of counting its element does not come to end। अगर मैं काउंटिंग कर रहा हूं तो साहब एंड मुझे मिल ही नहीं रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पर ये जो मोतियां हैं ये कहाँ खत्म हो रही हैं, पता ही नहीं हो रहा है, और अगर पता ही नहीं हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे कहाँ खत्म हो रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। तो जिसकी एंडिंग के बारे में कोई जानकारी ना हो, ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। दूसरा एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। भाई प्राइम नंबर कितने हैं पूरे सेट में, ये नंबर्स के सेट में कितने प्राइम नंबर हैं, कोई बता सकता है, आप बोलेंगे नहीं, क्यों, काउंटलेस हैं सर, अनकाउंटेबल हैं, पता ही नहीं, गिन ही नहीं सकता हूं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब मीजरिंग अ सेट, द कार्डिनल नंबर। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर, कौन सा पॉइंट आता है साहब, कार्डिनल नंबर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। क्या है कार्डिनल नंबर, डेफिनेशन आपसे कहता है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेन्ड इन योर फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। जानते हो बच्चे, कोई भी सेट लिखा गया है उसमें जितने एलिमेंट होते हैं डिस्टिंक्ट, अरे ये बात तो आप समझते हो ना, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया a इज इक्वल टू 2 2 3 4 5, सपोज करिए मैंने ऐसे लिख दिया, तो आप बोलेंगे कि सर इस a को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2 3 4 एंड 5, इस a को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 3 4 एंड 5। तो आप देख रहे हैं ना
जो डबल 2 बार रिपीट था उसको मैंने 1 बार लिख दिया, और इस सेट में जितने एलिमेंट पाए जाते हैं ना, उन एलिमेंट्स की संख्या को हम लोग सेट का क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। नोटेशन, इट इज डिनोटेड बाय Na और समटाइम्स इट इज डिनोटेड बाय Oa। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने एक सेट लिखा 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू हाउ मच, 4। एक मैंने सेट बी लिख दिया, किसका सेट है ये, दिस इज द सेट ऑफ वोवेल्स, और अगर ये वोवेल का सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप बोलेंगे 5। विजुअल एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं, सपोज करिए मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखने का कोशिश किया, emphasizing the distinct elements if C is equal to X such that X is a double P L E। ठीक है ना, अभी आपने देखा ये जो रिपीटिशन था a double P L E, तो लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल। तो जब मैं बोलूंगा कार्डिनल नंबर निकालते समय हम लोग क्या करेंगे, तो देखो ये a लिख दिया, ये p 2 बार रिपीट कर रहा है तो उसको मैंने सिंगल टाइम लिख दिया, l लिख दिया और e लिख दिया। यहां पर जब मैं पूछूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी आपका क्या है, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 4। ठीक है, ये जो एप्पल के अल्फाबेट्स थे इससे मैंने क्या बना लिया, एक सेट बना लिया। ये क्या है सर, दिस इज अ सेट, और इस सेट में जो एलिमेंट्स की संख्या थी उसी को हम लोगों ने क्या कह दिया, कार्डिनल नंबर बोल दिया। एग्री करते हो आप, बोलेंगे जी सर। आइए, द एक्सट्रीमिटीज सिंगलटन एंड एम्प्टी सेट। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ सेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सिंगलटन सेट क्या होता है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट। अगर किसी भी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होना, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं, या आप ऐसे समझिए ऐकिक सेट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल P इज इक्वल टू 2 मैंने लिख दिया, तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल P is equal to 2, this is the set of all even prime numbers। अरे बड़ी जाहिर सी बात है यार, अगर मैं बोलूं कि प्राइम नंबर है और इवन है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि साहब एक ही प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, और वो आपका क्या है, दैट इज 2। कार्डिनलिटी अगर मैं बोलूंगा कि भाई इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो आप बोलेंगे कि सर देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन दिस सेट। द एम्प्टी सेट क्या होता है, अ सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट्स, इट इज आल्सो कॉल्ड नल सेट। मतलब अगर किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर नल सेट बोलते हैं या एम्प्टी सेट बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि सर ए आपका एक सेट है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मैंने ऐसे बोल दिया एक्स इज अ नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो x है ना, वो एक ऋणात्मक पूर्ण वर्गात्मक संख्या है। तो आप बोलेंगे कि सर अगर मुझे A में या सेट A में अगर मुझे एलिमेंट कोई लिखने की बात करेगा, तो मैं बोलूंगा साहब इसमें जो एलिमेंट की संख्या है वो क्या है, 5। 5 इन द सेंस क्या सर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेगेटिव थोड़ी होता है। तो आप बोलेंगे कि सर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं होता है, तो सीधी सीधी बात ये हो गई कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई 5। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द नल सेट, तो आप बोलेंगे सर इट्स कार्डिनलिटी इज 0। इसकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, तो आप बोलेंगे 0 है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपसे कहता है अ परफेक्ट मैच व्हेन आर सेट्स इक्वल। बहुत बढ़िया भाई, आपसे कहता है दो सेट जो है ना वो इक्वल कब होते हैं। ठीक है, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। बच्चों दो सेट तभी इक्वल होते हैं जब उसके सारे ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, तभी इक्वल सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आपको एक बात समझना होगा कि सर इक्वल सेट के रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो आप देखेंगे a इज इक्वल टू 1 to 3 एंड b इज इक्वल टू 3 to 1, देन a इज इक्वल टू क्या, b। a और b बराबर है। रीजन देखो, यहां पर 2 है तो यहां पर भी आपका क्या है, 2 है। यहां पर 1 है तो यहां पर भी क्या है, 1। यहां 3 है तो यहां पर भी क्या है, 3। मतलब दीज टू सेट्स आर इक्वल। रीजन जितने एलिमेंट जो एलिमेंट सेट ए में है ना, वही सेम एलिमेंट आपके किस में है, सेट बी में है।
और अगर सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट्स है वो सेम है सारे के सारे, तो हम कहते हैं कि सर दीज टू सेट्स आर इक्वल सेट। ऐसे हम लोग बोलते हैं सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वावेल एंड डी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। देखो एक सेट को उसने कौन से मेथड से कहा, सेट बिल्डर मेथड से, कि सर सी एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स को क्या डिफाइन किया गया है, सर एक्स आपका वावेल है, और डी क्या है, डी में ए ई आई ओ यू ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो आपसे कहा जाता है देन सी इज इक्वल टू व्हाट, तो आप बोलेंगे कि सर सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों, अरे वावेल भी तो आपके ए ई आई ओ यू होते हैं, और यहाँ पर जो डी है, डी में भी आपके ए ई आई ओ यू हैं, इसका मतलब ये दोनों सेट्स आपके क्या हो गए, तो आप बोलेंगे इक्वल हो गए। नॉट इक्वल या डिफरेंट एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं E इज इक्वल टू 1 2 3 एंड F इज इक्वल टू 1 2 4, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं सीधी सीधी बात बोल दूंगा कि सर दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स, या ये दोनों के दोनों सेट आपके आपस में बराबर नहीं होंगे। अरे बोलो भाई, आपको मेरी बात क्लियर हो गई है क्या, आप बोलेंगे जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कहता है कि सेट्स विद इन सेट्स, एक सेट जो दूसरे सेट के अंदर आता है वो किस तरीके से होता है, समझते हैं। अगर एक सेट किसी और सेट के अंदर आता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं या उपसमुच्चय बोलते हैं। जैसे आपने देखा कि जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो क्या है, 1 4 5, और जो 1 2 3, ये सारे के सारे क्या हैं, सेट ए के एलिमेंट हैं, और जो सेट बी के एलिमेंट हैं वो क्या है, 1 2 3। तो आप देख रहे हैं ये जो सेट बी है, सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो बी है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पे डेफिनेशन देता है कि सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। नोटेशन कैसे लिखा जाता है, वी राइट दिस एज बी इज सबसेट ऑफ ए। लॉजिकल फॉर्मूला, एक्स बिलोंग्स टू बी, दिस मस्ट इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। क्या कहता है कि भाई अगर कोई एलिमेंट बी को बिलोंग करता है तो 100% वो एलिमेंट बिलोंग किया होगा किसको, ए को। क्यों ए को बिलोंग किया होगा, क्योंकि बी ए का क्या है, तो आप बोलेंगे सबसेट है। एग्जाम्पल इसने देने का कोशिश किया, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो इन ए, सो वी कैन से बी इज सबसेट ऑफ ए। और इसका जो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर आपको बताने का कोशिश किया गया है। आई होप ये वाली बात सबको विजुलाइज हो रही होगी और बहुत प्रॉपर तरीके से दिख रही होगी।